इस वीडियो में प्रस्तुत कहानी स्वरचित लिखित मौलिक रचना है। किसी भी प्रकार की कॉपी, रीअपलोड, एडिट या पुनर्प्रयोग सख्त रूप से प्रतिबंधित है। ऐसा करने पर कॉपीराइट एक्शन लिया जाएगा। पुराने मोहल्ले में वसंत की दस्तक सबसे पहले पलाश के उन दो विशाल वृक्षों पर दिखाई देती थी जो शर्मा जी के मकान की मुंडेर को घेरे रहते थे। लाल नारंगी फूलों की पंखुड़ियां जब हवा के झोंके के साथ कच्ची सड़क पर गिरती तो लगता मानो किसी ने कुदरत की कोई बेहद खूबसूरत पेंटिंग बिछा दी हो। उसी मकान के छोटे से आंगन में पली बढ़ी थी सपना। सपना की सुंदरता कोई आम सुंदरता नहीं थी। वो ऐसी सादगी भरी और सम्मोहक थी कि जो उसे एक बार देख लेता ठिठक कर रह जाता। बड़ी बड़ी कजरारी आंखें जैसे किसी गहरी झील में शाम का ढलता सूरज झिलमिला रहा हो। लंबी घनी जुल्फे जो उसके कंधों पर लहराती थी और एक मासूम सी मुस्कान जो किसी का भी उदास मन बहला दे। उसकी सुंदरता मोहल्ले भर में चर्चा का विषय थी। लेकिन सपना को अपनी इस खूबसूरती पर कभी भी रत्ती भर भी घमंड नहीं था। वो बेहद शर्मीली, शांत और संवेदनशील लड़की थी। उसके पिता दिनेश लाल शर्मा एक सीधे साधे क्लर्क थे। उनकी सीमित आय में भी घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता था, लेकिन उन्होंने सपना की परवरिश में कभी प्रेम और संस्कारों की कमी नहीं होने दी। सपना की माँ सुमित्रा जी एक पारंपरिक गृहिणी थी। उनका सपना था कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो और एक अच्छे घर में सुखी जीवन बिताए। सपना के जीवन का सबसे निश्चल और सच्चा हिस्सा था उसका पड़ोसी और बचपन का दोस्त चंदन। चंदन और सपना का घर आमने सामने था। रूप रंग के मामले में सपना के बिल्कुल विपरीत था। सांवला रंग, साधारण नैन नक्श और थोड़ा बेपरवाह सा व्यक्तित्व। पढ़ाई लिखाई में भी उसका मन कम ही लगता था, लेकिन चंदन का दिल शीशे की तरह साफ था। सपना, ओ सपना, जल्दी बाहर आ, देख पेड़ से कितने पलाश झड़े हैं। 12 साल का चंदन अपने बैग को कंधे पर लटकाए शर्मा जी के दरवाजे पर आवाज़ लगा रहा था। सपना दौड़ती हुई बाहर आई। उसके हाथों में उसकी स्कूल की किताबें थी। चंदन, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? माँ सुन लेगी तो डांटेगी। आज मेरी गणित की परीक्षा है और मुझे बहुत डर लग रहा है। चंदन ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक थोड़ी तुड़ी मुड़ी खट्टी मीठी गोली निकालकर सपना की तरफ बढ़ा दी। ले इसे खा ले, डर भाग जाएगा। और गणित ही तो है, कौन सा तोप है। तू बस लिख कर आ जाना, बाकी भगवान भरोसे। सपना की आंखों में चमक आ गई। उसने गोली ली और मुस्कुरा दी। तुम कभी सुधरोगे नहीं चंदन। खुद तो पढ़ते नहीं हो, मुझे भी वही सलाह देते हो। अरे पढ़ने लिखने में क्या रखा है, बड़े होकर मुझे तो अपना कोई बड़ा काम करना है, व्यापार। फिर देखना, मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। चंदन ने अपने सीने पर हाथ ठोकते हुए गर्व से कहा। दोनों का साथ ऐसा ही था। सपना जब भी उदास होती या पढ़ाई के तनाव में होती, चंदन अपनी बेतुकी बातों और हरकतों से उसके चेहरे पर मुस्कान ले आता। मोहल्ले के लोग अक्सर उन्हें साथ खेलते या स्कूल जाते देखते तो तरह तरह की बातें करते। देखना सुमित्रा, एक दिन पड़ोस की शांति चाची ने कहा, ये सपना तो अप्सरा जैसी है और वो वर्मा जी का चंदन, ना पढ़ाई में तेज ना देखने में कुछ खास। इन दोनों की दोस्ती ज़रा ज़्यादा नहीं बढ़ रही? सुमित्रा जी ने गर्मजोशी से चाय का कप रखते हुए कहा। भाभी, बच्चे हैं अभी। चंदन भले ही पढ़ाई में कमज़ोर है, लेकिन दिल का बहुत सच्चा है। हमारी सपना का ख्याल एक भाई और सच्चे दोस्त की तरह रखता है। समय अपनी धीमी लेकिन अटूट गति से बीतता रहा। पलाश के पेड़ ने ना जाने कितनी बार अपने पत्ते झाड़े और फिर नए फूलों से सज गए। सपना और चंदन बड़े हो रहे थे। जैसे जैसे सपना किशोरावस्था से निकलकर युवावस्था में कदम रख रही थी, उसकी खूबसूरती और निखरती जा रही थी। कॉलेज के दिनों में भी कई लड़कों ने उसके इर्द गिर्द मंडराने की कोशिश की, लेकिन सपना का ध्यान सिर्फ अपनी पढ़ाई और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने पर था। वो जानती थी कि उसके पिता की रीढ़ की हड्डी अब झुकने लगी है और घर को एक सहारे की ज़रूरत है। दूसरी ओर चंदन मैट्रिक की परीक्षा किसी तरह घिसट घिसट कर पास कर पाया। उसके पिता वर्मा जी एक छोटी सी परचून की दुकान चलाते थे। वे चंदन की पढ़ाई से बेरुखी देखकर हमेशा चिंतित रहते थे। तू कुछ करेगा भी या जिंदगी भर इसी दुकान पर बैठकर मक्खियाँ मारेगा? वर्मा जी अक्सर चंदन पर चिल्लाते। चंदन मुस्कुराकर टाल देता। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मुझे किसी की नौकरी नहीं करनी, मैं अपना खुद का कुछ खड़ा करूँगा। बस सही समय का इंतज़ार है। चंदन भले ही करियर को लेकर बेपरवाह दिखता था, लेकिन सपना के प्रति उसकी निष्ठा में कभी कमी नहीं आई। सपना जब कॉलेज से देर से लौटती तो चंदन बिना कहे बस स्टैंड पर खड़ा मिलता।
वो दूर से ही सपना पर नज़र रखता ताकि कोई उसे परेशान ना करे, और जैसे ही सपना सुरक्षित घर में दाखिल हो जाती, वो चुपचाप चला जाता। सपना भी चंदन की इस नीयत को समझती थी। उसके मन में चंदन के लिए एक गहरा सम्मान और निश्चल स्नेह था, लेकिन वो स्नेह केवल और केवल एक सच्चे दोस्त का था। सपना के सपनों में कोई राजकुमार नहीं था, बस एक सम्मानजनक नौकरी और परिवार की खुशहाली थी। वर्षों की मेहनत के बाद सपना ने अपनी ग्रेजुएशन और बीएड की पढ़ाई पूरी कर ली। उसकी मेहनत रंग लाई और उसे शहर के एक प्रतिष्ठित प्राइवेट स्कूल सरस्वती विद्या मंदिर में अध्यापिका की नौकरी मिल गई। नौकरी मिलने के पहले दिन सपना ने जब हल्के नीले रंग की साड़ी पहनी और दर्पण के सामने खड़ी हुई, तो सुमित्रा जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बेटी के माथे पर काला टीका लगाया। मेरी बेटी अब बड़ी हो गई है, किसी की नज़र ना लगे, सुमित्रा जी ने कांपती आवाज़ में कहा। सपना ने अपने माता पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। जब वो घर से बाहर निकली तो चंदन दरवाजे पर ही साइकिल लिए खड़ा था। उसके हाथ में एक छोटा सा डिब्बा था। ये क्या है चंदन? सपना ने पूछा। तेरी पहली नौकरी का तोहफा। मेरी पहली कमाई तो नहीं है, लेकिन पिताजी की दुकान से चुराया लिया हुआ पेड़ा है, चंदन ने हंसते हुए कहा। सपना ने हंसते हुए पेड़ा खाया। शुक्रिया चंदन, तुम हमेशा मेरे साथ रहो। और हमेशा रहूँगा सपना, तू बस अपनी नौकरी अच्छे से करना, चंदन ने भावुक होकर कहा। सरस्वती विद्या मंदिर के बड़े से लोहे के फाटक को पार करते हुए सपना के कदम थोड़े झिझक रहे थे। नए माहौल का डर और जिम्मेदारी का एहसास उसके दिल में दुखदुखी पढ़ा रहा था। प्रिंसिपल रूम से औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उसे स्टाफ रूम में भेजा गया। स्टाफ रूम का दरवाज़ा आधा खुला था। सपना ने हिचकिचाते हुए अंदर कदम रखा। वहाँ कई शिक्षक और शिक्षिकाएं बैठी थीं। तभी एक आकर्षक और गंभीर व्यक्तित्व वाला युवक अपनी कुर्सी से उठा। उसके चेहरे पर एक आश्वस्त करने वाली मुस्कान थी। नमस्ते, आप शायद नई हिंदी अध्यापिका सपना शर्मा जी हैं? उस युवक ने शालीनता से पूछा। जी जी हाँ, सपना ने थोड़ा संकोच करते हुए उत्तर दिया। मैं अभिनव हूँ, अभिनव ठाकुर, यहाँ इतिहास पढ़ाता हूँ। आपका स्वागत है, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। अभिनव की आवाज़ में एक अजीब सा ठहराव और जादू था। सपना ने उससे हाथ मिलाया और उसी एक क्षण में नियति ने अपना खेल शुरू कर दिया था। सरस्वती विद्या मंदिर की पुरानी भव्य इमारत में सुबह की प्रार्थना की घंटी गूंज रही थी। सौंधी सी धूप प्रांगण में खड़े नीम के विशाल पेड़ों की पत्तियों से छनकर जमीन पर सुनहरे चकते बना रही थी। सपना के लिए ये माहौल बिल्कुल नया था। कॉलेज की पढ़ाई खत्म करके सीधे एक शिक्षिका के रूप में स्कूल की दहलीज पर कदम रखना उसके लिए जितना सुखद था, उतना ही घबराहट से भरा। स्टाफ रूम में अभिनव के साथ हुई उस छोटी सी पहली मुलाकात ने सपना के मन से अनजाने डर की एक परत हटा दी थी। अभिनव का व्यवहार इतना आत्मीय और सरल था कि सपना को लगा जैसे इस नबी शहर और माहौल में कोई तो है जो उसकी मदद कर सकता है। सपना जी, आपका पहला पीरियड 9वीं कक्षा में हिंदी का है, अभिनव ने अपने हाथ में रखी टाइम टेबल की डायरी देखते हुए मुस्कुराकर कहा। बच्चे थोड़े नटखट हैं, लेकिन अगर आप उन्हें अपनी मीठी आवाज़ में कविता पढ़ाएंगी तो वे मुग्ध हो जाएंगे। सपना थोड़ा झेप गई और धीमी आवाज़ में बोली, धन्यवाद अभिनव जी, बस प्रार्थना कीजिए कि मैं सब सही से संभाल सकूं। पहली बार ब्लैक बोर्ड के सामने खड़े होने में थोड़ा संकोच हो रहा है। अभिनव अपनी कुर्सी से उठा और उसने अपनी एक किताब सपना की तरफ बढ़ा दी। संकोच केवल पहली घंटी तक रहेगा। जब आप पढ़ाना शुरू करेंगी तो बच्चे ही नहीं, पूरा कमरा आपकी बातें सुनेगा। कोई भी समस्या हो, मेरा पीरियड खाली है, मैं साथ वाले कमरे में ही हूँ। सपना ने सहमति में सिर हिलाया और अपनी किताबें संभाल कर 9वीं कक्षा की ओर बढ़ गई। क्लास में कदम रखते ही बच्चों का शोर थम गया। 30-40 जोड़ी उत्सुक आंखें अपनी नई मैडम को देख रही थीं। सपना की सुंदरता, उसकी नीले रंग की सादगी भरी साड़ी और उसकी आंखों में छपी सौम्यता ने पहली ही नज़र में बच्चों का दिल जीत लिया। जब उसने कबीर के दोहे पढ़ाना शुरू किया तो उसकी सुरीली और स्पष्ट आवाज़ से पूरा कमरा गूंज उठा। घंटी बजते ही बच्चे चहक उठे। मैडम, आप रोज़ हमें ही पढ़ाना। सपना के चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान खिल गई। जब वो वापस स्टाफ रूम में आई तो अभिनव पहले से ही वहाँ बैठा कुछ कापियाँ जांच रहा था। सपना को मुस्कुराते हुए आते देख उसने पेन नीचे रखा। तो कैसा रहा पहला अनुभव? अभिनव ने उत्सुकता से पूछा। बहुत अच्छा रहा,
बच्चे सच में बहुत प्यारे हैं। सपना ने राहत की सांस लेते हुए कुर्सी संभाली। मैंने कहा था ना। अभिनव हंस दिया। चलिए, इस बात पर तो चाय बनती है। अभिनव ने तुरंत चपरासी को बुलाकर 2 कड़प अदरक वाली चाय का ऑर्डर दे दिया। कुछ ही देर में 2 भाप उड़ते हुए कुल्हड़ मेज पर रखे थे। चाय की चुस्कियों के साथ दोनों के बीच बातों का सिलसिला शुरू हुआ। अभिनव के बारे में सपना को धीरे धीरे पता चला। अभिनव उसी शहर के एक संपन्न परिवार से ताल्लुक़ रखता था। उसके पिता ठाकुर नरेंद्र सिंह शहर के जाने माने जमींदार और रसूखदार इंसान थे। अभिनव को अपने पिता का रुतबा और राजनीति कभी पसंद नहीं आई थी, इसीलिए उसने शिक्षा के क्षेत्र को चुना। उसे साहित्य, इतिहास और संगीत में गहरी रुचि थी। वो बेहद पढ़े लिखे और सुलझे हुए विचारों का युवक था। सपना जब अभिनव से बात करती तो उसे लगता जैसे वो किसी दूसरी ही दुनिया के इंसान से मिल रही है। अभिनव की भाषा में एक अद्भुत नफासत थी। उसके विचारों में ठहराव था। सपना जी, चाय का आखिरी घूंट लेते हुए अभिनव ने कहा, आप जब बोलती हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई पुरानी गज़ल चल रही हो। आपकी बातों में बहुत गहराई है। ये सुनकर सपना की पलकें झुक गई। उसके गालों पर हल्की सी लाली दौड़ गई। उसने बात संभालते हुए कहा, आप भी तो इतिहास इतने दिलचस्प तरीके से पढ़ाते हैं कि लगता है जैसे हम खुद उसी दौर में पहुंच गए हों। दिन बीतते गए और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। स्कूल का स्टाफ रूम अब सपना के लिए कोई पराया स्थान नहीं रहा था। हर रोज़ लंच ब्रेक में अभिनव और सपना का एक साथ बैठना, टिफ़िन शेयर करना और साहित्य पर चर्चा करना एक नियम सा बन गया था। अभिनव अक्सर सपना के लिए अपनी पसंदीदा किताबें लाता, कभी दिनकर की कविताएं तो कभी प्रेमचंद के उपन्यास। दोनों घंटों किताबों के पात्रों और उनकी भावनाओं पर बहस करते। धीरे धीरे सपना की सादगी अभिनव के दिल में घर करने लगी थी और अभिनव का बौद्धिक और संवेदनशील व्यक्तित्व सपना को अपनी ओर खींच रहा था। लेकिन सपना की इस नई दुनिया से परे एक और दुनिया थी, उसका घर और उसका पड़ोसी दोस्त चंदन। शाम को जब स्कूल की आखिरी घंटी बजती तो सपना अपना बैग समेटकर बाहर निकलती। मुख्य गेट के पास अक्सर चंदन अपनी पुरानी साइकिल के सहारे खड़ा मिलता। अरे महारानी जी, आज फिर 5 मिनट देर कर दी। चंदन अपनी शर्ट की आस्तीन मोड़ते हुए मजाकिया अंदाज में चिल्लाता। सपना हंस पड़ती। चंदन, तुम रोज यहाँ क्यों खड़े हो जाते हो? मैं बस से घर आ सकती हूँ ना? बस से? चंदन ने अपनी भौहें चढ़ाई। उस छठासस भरी बस में धक्का खाकर जाएगी? जब तक तेरा ये दोस्त जिंदा है तुझे बस में धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है। चल, चुपचाप बैठ साइकिल पर। सपना हंसते हुए साइकिल की पिछली सीट पर बैठ जाती। चंदन बड़े चाव से साइकिल चलाता और पूरे रास्ते अपनी बेतुकी बातें सुनाता रहता। आज पता है सपना, हमारी दुकान पर एक ऐसा ग्राहक आया था जो 2 रुपए की माचिस के लिए 10 मिनट तक बहस कर रहा था। मैंने भी कह दिया, चाचा मुफ्त में चाहिए तो कहो, दिया ही जला दूं आपका। सपना खिलखिलाकर हंस पड़ी। चंदन का बचपना और उसकी सादगी सपना के सारे दिन की थकान मिटा देती थी। चंदन रूप रंग में भले ही साधारण था, पढ़ाई में पीछे था, लेकिन सपना के चेहरे पर मुस्कान लाने की उसकी कला बेमिसाल थी। चंदन, तुम कभी गंभीर नहीं हो सकते क्या? सपना ने चंदन की पीठ पर हल्का सा हाथ मारते हुए कहा। गंभीर होकर क्या मिलेगा सपना? जिंदगी तो हंसने खेलने के लिए है। बस तू ऐसे ही हंसती रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चंदन ने सहजता से कहा। उसकी इस बात में एक ऐसा निश्चल प्रेम था जिसे सपना समझ तो सकती थी, लेकिन कभी गहराई से महसूस नहीं कर पाती थी। सपना के मन में चंदन के लिए केवल एक दोस्त का दर्जा था, एक ऐसा दोस्त जो उसके बचपन का साथी था, जिसके सामने वो बिना झिझक कुछ भी कह सकती थी। लेकिन सपना के दिल के एक कोने में अब अभिनव का नाम धीरे धीरे उकेरा जा रहा था। एक दिन स्कूल में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। आसमान में काले काले बादल घिरे हुए थे और मूसलाधार बारिश की वजह से सभी बच्चे और शिक्षक स्टाफ रूम और बरामदे में दुबक गए थे। अभिनव और सपना बरामदे की रेलिंग के पास खड़े थे। बारिश की ठंडी बूंदें हवा के साथ आकर सपना के चेहरे को छू रही थी। सपना ने अपने हाथ आगे बढ़ाकर बूंदों को समेटने की कोशिश की। अभिनव एकटक सपना को देख रहा था। सपना की कजरारी आंखों में बारिश की बूंदों का प्रतिबिंब और उसकी बिखरी हुई जुल्फों से टपकता पानी। अभिनव के लिए दृश्य किसी दिव्य स्वप्न जैसा था। सपना, अभिनव ने बेहद धीमी और भावुक आवाज में पुकारा। सपना ने मुड़कर अभिनव की ओर देखा। जी, तुम इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती हो? अभिनव के मुंह से अनायास ही निकल गया। सपना का दिल एक पल के लिए जोर से धड़का।
उसने अभिनव की आंखों में देखा। उन आंखों में केवल तारीफ नहीं थी, बल्कि एक गहरा निस्वार्थ और अटूट समर्पण था। अभिनव ने थोड़ा और नज़दीक आते हुए कहा, मैं रोज़ ईश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस स्कूल में भेजा ताकि मैं तुमसे मिल सकूँ। सपना, तुम्हारे बिना अब मेरा एक दिन भी बिताना मुश्किल हो जाता है। बारिश की गूंज के बीच अभिनव के ये शब्द सपना के कानों में मिठास बनकर घुल गए। सपना की सांसें थोड़ी तेज हो गई। वो कुछ बोल नहीं पाई, बस उसने शर्मा कर अपनी आंखें झुका ली। उसी शाम जब बारिश थमी, सपना घर पहुंची। वो अपने कमरे में खिड़की के पास बैठ गई। बाहर पलाश के पेड़ से पानी की बूंदें टपक रही थी। सपना का मन अशांत था, लेकिन ये अशांति एक मीठी अनुभूति से भरी थी। उसे अभिनव की बातें याद आ रही थी, उसकी आंखें याद आ रही थी। सपना को पहली बार एहसास हुआ कि प्यार क्या होता है। अभिनव के साथ बिताए हर पल में उसे एक नया निखार, एक नई पूर्णता महसूस होती थी। दूसरी ओर चंदन हमेशा की तरह शाम को सपना के घर आया था। वो सपना की माँ सुमित्रा जी के साथ बैठकर चाय पी रहा था और हंस हंस कर बातें कर रहा था। आंटी जी, आज तो सपना की पसंदीदा रबड़ी लाया हूँ बाजार से, चंदन ने कागज़ की थैली मेज पर रखते हुए कहा। जब सपना कमरे से बाहर आई तो चंदन ने खुशी से उसकी तरफ देखा, लेकिन उसने गौर किया कि सपना कहीं और ही खोई हुई है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। क्या बात है सपना, आज इतनी शांत क्यों हो? कहीं स्कूल में किसी बच्चे ने परेशान तो नहीं किया? चंदन ने पूछा। सपना चौंक कर अपनी सोच से बाहर आई। अरे नहीं चंदन, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा थक गई हूँ। चंदन ने सपना के चेहरे को ध्यान से देखा। उसके साफ सुथरे और सीधे दिल ने शायद कुछ भांप लिया था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। उसने मुस्कुराकर रबड़ी का दोना सपना की तरफ बढ़ा दिया। ले खा ले, थकान भाग जाएगी। सपना ने मुस्कुराकर दोना ले लिया, लेकिन उसका ध्यान अभी भी अभिनव की उन मीठी बातों पर ही अटका हुआ था। सपना और अभिनव के बीच की अनाम डोर अब मजबूत होने लगी थी। दोनों अपनी एक सुनहरी दुनिया के सपने बुनने लगे थे। एक ऐसी दुनिया जहाँ केवल वे दोनों थे, उनकी कविताएं थी और उनका अटूट प्यार था। सपना और अभिनव के बीच का रिश्ता अब किसी औपचारिकता या छिपाव का मोहताज नहीं रहा था। स्कूल के स्टाफ रूम की चाय की चुस्कियों से शुरू हुआ ये सफ़र अब शाम को पार्क की बेंचों, पुस्तकालय की शांत अलमारियों और जीवन के हजारों छोटे छोटे सपनों तक पहुंच चुका था। सपना जब भी अभिनव के साथ होती, उसे लगता जैसे उसकी शादी और संघर्षमयी दुनिया को एक नया रंग मिल गया हो। अभिनव की बातें, उसकी परिपक्वता और सपना के प्रति उसका असीम सम्मान सपना के दिल को एक अजीब सी निश्चितता से भर देता था। एक दिन शाम को स्कूल की छुट्टी के बाद दोनों शहर के किनारे बने शांत पार्क में बैठे थे। ढलता हुआ सूरज आसमान पर सिंदूरी और नारंगी रंग बिखेर रहा था। दूर झील के पानी में शाम की किरणें झिलमिला रही थी। सपना, अभिनव ने बेहद कोमलता से सपना का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा। सपना ने एक पल के लिए अपनी आंखें उठाई और फिर शर्माकर नीचे देख लिया। अभिनव के हाथों की गर्माहट उसके सीधे दिल तक पहुंच रही थी। हम कब तक इस तरह छिप छिप कर मिलते रहेंगे? अभिनव की आवाज़ में एक अजीब सा ठहराव था। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें अपने जीवन की हर सुबह और हर शाम अपने साथ देखूँ। मैं तुम्हारे माता पिता से बात करना चाहता हूँ सपना। सपना की दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने अभिनव की ओर देखा। उसकी आंखों में एक डर और असीम खुशी का मिश्रण था। अभिनव जी, क्या ये सब इतनी जल्दी? मेरे पिताजी एक साधारण क्लर्क हैं और आपका परिवार, मैंने सुना है आपके पिताजी जमींदार हैं। क्या वे एक मामूली टीचर लड़की को अपने घर की बहू स्वीकार करेंगे? अभिनव मुस्कुराया। उसने सपना की हथेली पर अपनी दूसरी हथेली रख दी। सपना, प्यार में ऊंच नीच और हैसियत नहीं देखी जाती। तुम मेरी पसंद हो, मेरी प्रेरणा हो। मेरे पिताजी सख्त ज़रूर हैं, लेकिन वे मेरी खुशी से बढ़कर किसी चीज़ को नहीं मानते। मैं उन्हें मना लूँगा। तुम्हें बस मुझ पर विश्वास रखना होगा। मुझे आप पर खुद से भी ज़्यादा विश्वास है अभिनव जी, सपना ने धीमी आवाज़ में कहा। दोनों ने उस शाम अपनी सुनहरी दुनिया के ढेरों सपने बुने। एक छोटा सा सुंदर सा घर जहाँ ढेर सारी किताबें होंगी, संगीत होगा और वे दोनों एक दूसरे के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताएंगे। सपना के लिए ये सब किसी जादुई सपने जैसा था, लेकिन इस खूबसूरत सपने के बीच एक इंसान ऐसा भी था जो सपना की इस बदलती दुनिया को बहुत खामोशी से देख रहा था। चंदन। चंदन भले ही पढ़ाई लिखाई में पीछे था, लेकिन सपना के चेहरे के भाव पढ़ने में उसे एक पल भी नहीं लगता था। वो नोटिस कर रहा था कि सपना अब शाम को अक्सर देर से घर लौटती है
उसकी आंखों में अब पहले जैसा बचपना नहीं है, बल्कि किसी अनाम सोच की गहराई रहती है। एक शाम जब सपना पार्क से लौटकर अपने घर के बाहर पहुंची, तो चंदन अपनी दुकान के सामने बने चबूतरे पर बैठा एक पुरानी साइकिल की चेन ठीक कर रहा था। उसके हाथों में ग्रीस लगी हुई थी और माथे पर पसीने की बूंदें थी। सपना को देखते ही चंदन ने तौलिए से हाथ पोंछे और मुस्कुराते हुए आगे आया। आज फिर देर कर दी मैडम। मुझे लगा आज फिर मुझे अपनी पुरानी साइकिल लेकर बस स्टैंड आना पड़ेगा। सपना थोड़ा झेप गई। अरे नहीं चंदन, वो स्कूल में कुछ कापियां जांचनी थी इसलिए देर हो गई। चंदन ने सपना के चेहरे को गौर से देखा। सपना की आंखों में छपा संकोच चंदन की तेज नजरों से छिप ना सका। चंदन की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई, लेकिन उसने अपने स्वभाव के अनुसार मजाकिया लहजे में कहा, अच्छा, कापियां जांच रही थी या किसी के साथ बैठकर कविताएं पढ़ रही थी? सपना का चेहरा एक पल के लिए जर्द पड़ गया। तुम तुम ये क्या बकवास कर रहे हो चंदन? चंदन ने एक गहरी सांस ली। उसकी आवाज़ में अब मजाक नहीं बल्कि एक दोस्त की सच्ची चिंता थी। सपना, तू मेरी बचपन की दोस्त है। तुम मुझसे कुछ भी छिपाए लेकिन तेरी आंखें सब बता देती है। उस स्कूल का नया टीचर अभिनव नाम है ना उसका। मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ महीनों से तू पूरी तरह बदल गई है। सपना स्तब्ध रह गई। उसने सोचा भी नहीं था कि चंदन को सब कुछ पता चल जाएगा। चंदन, मैं सपना की आवाज़ लड़खड़ाने लगी। चंदन ने अपना हाथ उठाकर सपना को रोक दिया। उसके चेहरे पर एक दर्द भरी लेकिन सच्ची मुस्कान आ गई। सपना, तुझे सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। तू बहुत सुंदर है, पढ़ी लिखी है, तो किसी राजकुमार की ही हकदार है। अभिनव देखने में भी अच्छा है और पढ़ा लिखा भी। अगर तू उसमें खुश है तो तेरा ये दोस्त सबसे ज़्यादा खुश होगा। चंदन की इस निस्वार्थ भावना को देखकर सपना की आंखों में आंसू आ गए। चंदन, तुम इतने अच्छे क्यों हो? तुम कभी मुझ पर गुस्सा क्यों नहीं होते? गुस्सा? चंदन हंस दिया। तुझ पर गुस्सा करके कहाँ जाऊँगा? बस एक बात याद रखना सपना, अगर कभी भी जीवन में कोई तकलीफ आए या लगे कि सब रास्ते बंद हो गए हैं तो मुड़कर देखना। तेरा ये बेवकूफ़ दोस्त चंदन हमेशा तेरे पीछे खड़ा मिलेगा। सपना ने भावुक होकर चंदन के कंधे पर हाथ रखा। चंदन की ये निश्चल दोस्ती सपना के लिए एक बहुत बड़ा सहारा थी, लेकिन सपना ये नहीं जानती थी कि आने वाले तूफान में ये दोस्ती ही उसकी एकमात्र पतवार बनने वाली थी। अगले ही हफ्ते सरस्वती विद्या मंदिर में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। पूरा स्कूल सजाया गया था। अभिनव और सपना दोनों ही व्यवस्थाओं में व्यस्त थे। दोपहर के समय जब मैदान में कार्यक्रम चल रहा था, अचानक स्कूल के प्रशासनिक भवन के सामने एक सफ़ेद रंग की गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और उसमें से एक रोबदार, लंबे चौड़े और कड़क चेहरे वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति बाहर निकले। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि अभिनव के पिता नरेंद्र ठाकुर थे। नरेंद्र ठाकुर का चेहरा सख्त था और उनकी आंखों में जमींदारी का वह अहंकार साफ दिखाई दे रहा था, जो किसी भी आम इंसान को दबाने के लिए काफ़ी था। उन्हें देखते ही स्कूल के प्रिंसिपल तुरंत दौड़ते हुए बाहर आए। अरे साहब, आप अचानक यहाँ? आपने बताया नहीं, हम स्वागत की तैयारी करते। मुझे स्वागत की ज़रूरत नहीं है प्रिंसिपल जी। नरेंद्र ठाकुर की कड़क आवाज़ पूरे वातावरण में गूंज उठी। मैं यहाँ अपने बेटे अभिनव से मिलने आया हूँ। कहाँ है वो? इसी बीच अभिनव और सपना भी हाथों में फाइलों का पुलिंदा लिए वहां पहुंचे। अपने पिता को अचानक स्कूल में देखकर अभिनव के कदम ठिठक गए। उसके चेहरे की रंगत उड़ गई। पिताजी, आप यहाँ? अभिनव ने आगे बढ़ते हुए पूछा। ठाकुर नरेंद्र ने अभिनव को सिर से पांव तक देखा और फिर उनकी तीखी नज़रें अभिनव के ठीक पीछे खड़ी सपना पर जाकर टिक गई। सपना की सादगी और उसकी असीम सुंदरता को देखकर नरेंद्र जी की अनुभवी आंखों ने तुरंत भांप लिया कि उनके बेटे की आंखों में इस साधारण सी अध्यापिका के लिए क्या भाव है। नरेंद्र जी के चेहरे पर एक ठंडी और क्रूर मुस्कान आ गई। अभिनव, मुझे तुमसे अभी और इसी वक्त घर चलकर बात करनी है। गाड़ी में बैठो। लेकिन पिताजी, अभी स्कूल में कार्यक्रम चल रहा है, मेरी जिम्मेदारियां हैं। अभिनव ने विरोध करने की कोशिश की। जिम्मेदारियां? नरेंद्र जी की आवाज़ भारी हो गई। तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी तुम्हारा परिवार और तुम्हारी परंपरा है, जिसे तुम इस मामूली नौकरी के चक्कर में भूलते जा रहे हो। मैंने कह दिया ना, गाड़ी में बैठो। पूरे स्टाफ और छात्रों के सामने पिता की ये कड़क आवाज़ सुनकर अभिनव अपमानित महसूस करने लगा, लेकिन अपने पिता के खौफ से वो कभी भी सीधे बगावत नहीं कर पाया था। अभिनव ने घबराकर सपना की तरफ देखा। सपना की आंखों में डर और आशंका साफ दिखाई दे रही थी।
अभिनव ने बेहद धीमी आवाज में सपना से कहा। सपना, तुम घबराओ मत, मैं पिताजी से बात करके शाम तक तुम्हें फ़ोन करता हूँ। सब ठीक हो जाएगा। अभिनव अपने पिता के साथ गाड़ी में बैठकर चला गया। सपना वहीं बरामदे में खड़ी रही। गाड़ी से उड़ती हुई धूल जब हवा में घुली तो सपना के दिल में एक अनजाना सन्नाटा छा गया। धूप अभी भी तीखी थी, लेकिन सपना को लगा जैसे उसके चारों तरफ अंधेरा घिरने लगा है। उसे क्या पता था कि जिस अभिनव के साथ उसने अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत सपने बुने थे, वो गाड़ी उसे हमेशा हमेशा के लिए सपना की दुनिया से दूर ले जा रही थी। ठाकुर नरेंद्र की गाड़ी जब धूल उड़ाती हुई उनके कोठी के विशाल दरवाजे पर रुकी, तो पूरे माहौल में एक भारी सन्नाटा पसर गया। कोठी के नौकर चाकर से झुकाकर एक तरफ खड़े हो गए। नरेंद्र जी बिना पीछे मुड़े कोठी के अंदर बने अपने भव्य अध्ययन कक्ष की ओर बढ़ गए। अभिनव भारी कदमों से उनके पीछे पीछे चल रहा था। उसका दिल किसी अज्ञात आशंका से तेजी से धड़क रहा था। उसे अच्छी तरह अंदाजा था कि उसके पिता ने स्कूल के बाहर जो देखा वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया था। ठाकुर नरेंद्र ने अपनी नक्काशीदार लकड़ी की मेज के पीछे खड़े होकर अभिनव को देखा। उनकी आंखें गुस्से और हुकूमत के अभिमान से लाल थी। कौन थी वो लड़की? नरेंद्र जी की कड़क आवाज़ कमरे की ऊंची दीवारों से टकराई। अभिनव ने अपनी पलकें उठाई और खुद को संभालते हुए कहा, पिताजी, वो सपना है, हमारे स्कूल की हिंदी अध्यापिका। वो एक बहुत ही सभ्य और गुणी। बस, नरेंद्र जी ने मेज पर जोर से हाथ मारते हुए अभिनव की बात बीच में ही काट दी। मुझे उसका नाम या उसकी तारीफ़ें नहीं सुननी है। तुम्हारी आंखों में उसके लिए जो जिद और जो बेवकूफ़ी दिख रही थी, मैं उसे अच्छी तरह समझता हूँ। अभिनव, तुम शायद भूल रहे हो कि तुम नरेंद्र ठाकुर के बेटे हो। हमारे खानदान की एक साख है, एक मर्यादा है। लेकिन पिताजी, सपना बहुत सीधी सादी और पढ़ी लिखी लड़की है। अभिनव ने अपनी आवाज़ में हिम्मत जुटाते हुए कहा। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी उसी के साथ बिताना चाहता हूँ। इसमें खानदान की मर्यादा कहाँ से आ गई? नरेंद्र जी के चेहरे पर एक कुटिल और ठंडी मुस्कान आ गई। पढ़ी लिखी? एक मामूली क्लर्क की बेटी जो चंद रुपयों की नौकरी के लिए स्कूल के चक्कर काटती है, वो हमारे खानदान की बहू बनेगी? कभी नहीं। लोग क्या कहेंगे कि नरेंद्र ठाकुर का बेटा एक गरीब और छोटी जाति की लड़की के आगे झुक गया? मैं किसी के दबाव में आकर अपने प्यार का सौदा नहीं करूँगा, अभिनव ने थोड़ा कड़ा होकर कहा। ठाकुर नरेंद्र ने आगे बढ़कर अभिनव के कंधे पर अपना भारी हाथ रखा। इस बार उनकी आवाज़ में गुस्सा नहीं बल्कि एक नरमी थी। अभिनव, तुम अभी बच्चे हो, दुनिया नहीं देखी तुमने। प्यार और हसीन सपने सिर्फ किताबों में अच्छे लगते हैं। हकीकत की ज़मीन बहुत सख्त होती है। अगर तुम उस लड़की से शादी करने की ज़िद करोगे तो मैं तुम्हें इस कोठी जायदाद और अपने नाम से बेदखल कर दूंगा। और याद रखना, जिस दिन नरेंद्र ठाकुर का साया तुम्हारे सिर से हटेगा, उस दिन वो लड़की भी तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। सपना ऐसी नहीं है, अभिनव चिल्लाया। तो ठीक है, हम ये भी देख लेते हैं। नरेंद्र ठाकुर ने अपनी पॉकेट से एक लिफाफा निकाला और मेज पर पटक दिया। तुम्हारी इस नौकरी का नाटक आज ही ख़त्म होता है। मैंने अधिकारियों से बात कर ली है। तुम्हारा ट्रांसफ़र यहाँ से 300 किलोमीटर दूर पश्चिमी ज़िले के एक सरकारी स्कूल में करवा दिया गया है। तुम्हें आज रात की ट्रेन से ही निकलना होगा। अभिनव स्तब्ध रह गया। रात की ट्रेन? लेकिन पिताजी, मुझे सपना से एक बार मिलने दीजिए। मुझे उसे सब समझाना होगा। बिल्कुल नहीं, नरेंद्र जी ने कड़े स्वर में कहा। तुम अपने कमरे में जाओगे, अपना सामान बांधोगे और सीधे स्टेशन जाओगे। अगर तुमने उस लड़की से संपर्क करने की कोशिश की तो याद रखना अभिनव, उस लड़की और उसके बाप का इस शहर में रहना मुश्किल कर दूंगा मैं। एक इशारे पर उसका स्कूल छुड़वा दूंगा, उसके परिवार को दाने दाने का मोहताज कर दूंगा। पिता की इस खुली धमकी ने अभिनव के हौसले तोड़ दिए। वो जानता था कि उसके पिता अपने कहे को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। सपना और उसके परिवार की सलामती के डर से अभिनव का सारा साहस हवा हो गया। वो बेबस होकर अपने कमरे की ओर बढ़ गया। उधर अपने छोटे से कमरे में बैठी सपना रात के 11 बजे तक घड़ी की टिक टिक सुनती रही। बार बार वो अपनी खिड़की से बाहर सड़क की तरफ देखती। हर आहट पर उसका दिल धड़क उठता कि शायद अभिनव का फ़ोन आए या वो खुद उससे मिलने आ जाए। लेकिन पूरी रात बीत गई, ना कोई फ़ोन आया, ना कोई संदेश। अगली सुबह सपना भारी मन से स्कूल पहुंची। उसका मन किसी अनहोनी की आशंका से काँप रहा था। जब वो स्टाफ रूम में दाखिल हुई तो वहाँ अजीब सा सन्नाटा था।
सभी शिक्षक सपना की तरफ सहानुभूति और दुख की भरी नज़रों से देख रहे थे। सपना ने घबरा कर अभिनव की खाली कुर्सी की ओर देखा। उसकी मेज से अभिनव का सारा सामान गायब था। तभी प्रिंसिपल साहब ने सपना को अपने कमरे में बुलाया। सपना जी, प्रिंसिपल साहब ने दुख भरे स्वर में कहा, अभिनव जी ने कल रात ही स्कूल से अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। उनके पिताजी का पत्र आया था। उनका ट्रांसफ़र दूसरे शहर हो गया है और वे अब यहाँ वापस नहीं आएंगे। ये सुनते ही सपना के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। इस्तीफ़ा, ट्रांसफ़र? लेकिन प्रिंसिपल सर, उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। क्या उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश या चिट्ठी नहीं छोड़ी? प्रिंसिपल साहब ने धीरे से अपना सिर नकारात्मक में हिला दिया। नहीं सपना जी, वे कल रात ही शहर छोड़ चुके हैं। सपना की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो समझ नहीं पा रही थी कि जिस इंसान ने कल शाम तक उसके साथ पूरी ज़िंदगी बिताने की कस्में खाई थी, वो बिना एक शब्द कहे उसे इस तरह छोड़कर कैसे जा सकता है। वो किसी तरह गिरते संभलते स्कूल से बाहर निकली। रास्ते भर उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। बारिश की हल्की बूंदें फिर से गिरने लगी थी, लेकिन इस बार उन बूंदों में कोई मिठास नहीं, केवल एक चुभन थी। एक नए शहर में अभिनव दिन रात सपना के बारे में सोचकर घुटता रहता था, लेकिन उसमें अपने पिता के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। ट्रांसफ़र के ठीक 2 महीने बाद ठाकुर नरेंद्र ने अपना अंतिम पासा फेंका। कोठी के बड़े हॉल में नरेंद्र जी ने अपने पुराने दोस्त, गांव के एक रसूखदार जमींदार चौधरी जगन्नाथ सिंह को बुलाया था। चौधरी साहब के साथ उनकी बेटी करुणा भी आई थी। करुणा एक देहाती, कम पढ़ी लिखी लेकिन संस्कारी और अपने पिता की आज्ञाकारी लड़की थी। नरेंद्र जी चाहते थे कि अभिनव की शादी किसी ऐसी लड़की से हो जो उनके घराने के इशारों पर चले और उनके सामाजिक रसूख को और मजबूत करे। अभिनव, ठाकुर नरेंद्र ने कड़क आवाज़ में कहा, चौधरी साहब मेरे बचपन के दोस्त हैं। मैंने और चौधरी साहब ने तय किया है कि तुम्हारी शादी करुणा से होगी। अगले हफ्ते लगन की तारीख है। अभिनव ने तड़प कर कहा, पिताजी आप ये क्या कह रहे हैं? मैं किसी और से प्यार करता हूँ। मैं करुणा से शादी करके उसकी और अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। ठाकुर नरेंद्र की आंखें अंगारे की तरह दहक उठी। उन्होंने अपनी छाती पर हाथ रखते हुए नाटक किया, जैसे उन्हें दिल का दौरा पड़ रहा हो। वे अचानक कुर्सी पर ढह गए। पिताजी, अभिनव घबराकर आगे बढ़ा। अभिनव, नरेंद्र जी ने कांपती और झूठी कराहते हुए आवाज़ में कहा, अगर तुम इस शादी से मना करोगे तो मेरी मौत का कारण तुम होगे। क्या तुम अपने बाप की बलि चढ़ाओगे उस बाहरी लड़की के लिए? अभिनव पूरी तरह टूट गया। एक तरफ उसकी अपनी मोहब्बत थी और दूसरी तरफ पिता की जान का झूठा नाटक और पारिवारिक दबाव। अभिनव की बुज़दिली ने आखिरकार घुटने टेक दिए। उसने अपना सिर झुका लिया। ठीक है पिताजी, जैसा आप कहें। अभिनव के मुंह से मरे हुए स्वर में ये वाक्य निकला। एक हफ्ते बाद विशाल मंडप में अभिनव और करुणा का विवाह धूमधाम से संपन्न हो गया। शहनाइयों की गूंज में, पटाखों के शोर में और पिता के दंभ के बीच अभिनव ने करुणा के गले में वरमाला डाल दी। शादी के मंडप में बैठा अभिनव जब फेरे ले रहा था तो अग्नि की लपटों में उसे केवल सपना का रोता हुआ चेहरा नजर आ रहा था। उसने अपने स्वार्थ और पिता के डर के आगे उस मासूम सपना के पवित्र प्यार और विश्वास की बलि चढ़ा दी थी। उसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि उसके इस कायरतापूर्ण फैसले ने दूर बैठी एक मासूम लड़की की हंसती खेलती दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए उजाड़ दिया था। सरस्वती विद्या मंदिर के बरामदे से लेकर अपने घर की चौखट तक का रास्ता सपना ने किस तरह तय किया, ये केवल वही जानती थी। उसके पैर मन भारी पर महसूस हो रहे थे। आंखों के सामने बार बार अभिनव का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा घूम रहा था, जिसकी बातों पर उसने अपनी पूरी दुनिया का भरोसा टिका दिया था। जब सपना घर पहुंची तो उसकी माँ सुमित्रा जी ने बेटी की उतरी हुई सूरत और लाल सूजी हुई आंखें देखी। सपना, क्या हुआ बेटी? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? सुमित्रा जी ने घबराकर उसके माथे को छुआ। सपना कुछ ना बोल सकी। वो माँ के गले से लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसके आंसुओं में वो सारा दर्द बह रहा था जो पिछले 24 घंटों से उसके सीने में दबा हुआ था। पिता दिनेश लाल शर्मा भी तुरंत कमरे में आ गए। क्या हुआ सपना? स्कूल में किसी ने कुछ कहा क्या? पिता की आवाज़ में चिंता साफ झलक रही थी। सपना ने हिचकियों के बीच केवल इतना कहा, पिताजी, अभिनव जी चले गए। वे स्कूल छोड़कर हमेशा के लिए दूसरे शहर चले गए। उन्होंने उन्होंने मुझसे एक बार बात नहीं की।
दिनेश लाल शर्मा और सुमित्रा जी ने एक दूसरे की ओर देखा। माता पिता होने के नाते वे अपनी बेटी की आंखों में अभिनव के प्रति पनपते आकर्षण को बहुत पहले से भाप रहे थे। लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि अभिनव पढ़ा लिखा और समझदार लड़का है, वो सपना का हाथ थामेगा। लेकिन इस तरह बिना बताए चले जाना सीधे सीधे धोखे की बू दे रहा था। अगले कुछ दिनों तक सपना ने खुद को स्कूल जाने के लिए संभाला, लेकिन नियति का सबसे बड़ा आघात अभी बाकी था। करीब 2 हफ्ते बाद स्कूल के ही अन्य शिक्षक, जो अभिनव के शहर के रहने वाले थे, स्टाफ रूम में अखबार पढ़ रहे थे। अचानक उनके मुंह से निकला, अरे ये तो अभिनव जी की शादी की तस्वीर है। स्टाफ रूम में सन्नाटा छा गया। सपना, जो एक कोने में कापियां जांच रही थी, के हाथ से पेन छूटकर नीचे गिर गया। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। शिक्षिका चावला मैडम ने अखबार उठाया और दुखी मन से सपना की ओर देखा। अखबार के एक पन्ने पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, ठाकुर नरेंद्र के सुपुत्र अभिनव ठाकुर का विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न। साथ में अभिनव की तस्वीर थी, जिसमें वो दूल्हे के लिबास में एक दुल्हन के साथ खड़ा मुस्कुरा रहा था। सपना के कानों में सायरन जैसी आवाज़ गूंजने लगी। कमरे की छत घूमती हुई महसूस हुई। उसने अखबार की उस तस्वीर को एकटक देखा। अभिनव के ही वे होठ थे जिसने उसने सपना के साथ पूरी जिंदगी बिताने के वादे किए थे। वे ही आंखें थी जो सपना को अपनी दुनिया कहती थी। सपना बिना एक शब्द बोले उठी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। आंखें बिल्कुल सूखी और पथरा गई थी। उसने अपना बैग उठाया और प्रिंसिपल रूम की ओर बढ़ गई। सपना जी, आप कहाँ जा रही हैं? चावला मैडम ने पीछे से आवाज़ दी। सपना ने मुड़कर नहीं देखा। वो सीधे प्रिंसिपल के कमरे में गई और अपनी नौकरी का त्यागपत्र मेज पर रख दिया। सपना जी, ये क्या कर रही हैं आप? आप एक बेहतरीन अध्यापिका हैं। इस तरह आवेश में आकर अपनी नौकरी मत छोड़िए। प्रिंसिपल साहब ने समझाने की कोशिश की। सर, अब मुझसे स्कूल में आने की हिम्मत नहीं बची है। सपना की आवाज़ इतनी सपाट और ठंडी थी कि प्रिंसिपल साहब भी आगे कुछ ना बोल सके। सपना घर पहुंची और सीधे अपने कमरे में दाखिल हो गई। उसने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया, खिड़कियों के पर्दे गिरा दिए। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। वो अंधेरा सपना के भीतर सन्नाटे का दर्पण बन गया। दिन बीतने लगे। सपना ने कमरे से निकलना बंद कर दिया। ना वो किसी से बात करती, ना खाना ठीक से खाती। अगर उसकी माँ सुमित्रा जी ज़बरदस्ती रो धोकर 2 निवाले खिला देती तो वो खा लेती, वरना दिन रात बस बिस्तर पर पड़ी छत को ताकती रहती। उसकी सुंदर कजरारी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ गए थे। उसकी अलौकिक खूबसूरती पर अब अवसाद और डिप्रेशन की एक मटमैली परत चढ़ चुकी थी। वो बार बार यही सोचती, मुझसे क्या गलती हुई थी? क्या मेरा प्यार सच्चा नहीं था, या मेरी मध्यम वर्गीय और सादगी ही मेरी सबसे बड़ा गुनाह थी? दिनेश लाल जी और सुमित्रा जी अपनी इकलौती बेटी की ये हालत देखकर पल पल मर रहे थे। घर की दीवारें जैसे मातम मना रही थी। जिस घर में कभी सपना की हंसी गूंजती थी, वहाँ अब सिर्फ एक भयावह खामोशी थी। दिनेश लाल जी, एक रात सुमित्रा जी फूट फूट कर रो पड़ी। हमारी सपना को क्या हो गया है? वो तो धीरे धीरे बिखरती जा रही है। डॉक्टर कहते हैं कि वो गहरे डिप्रेशन में है। अगर वो ऐसे ही बंद कमरे में रही तो अपनी जान दे देगी। दिनेश लाल शर्मा की आंखों में भी आंसू आ गए। मैं क्या करूं सुमित्रा? मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई उसकी पढ़ाई में लगा दी ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके, लेकिन इस प्यार के तूफान ने मेरी बेटी का सब कुछ छीन लिया। घर के बाहर सड़क के उस पार से ये सब देख रहा था चंदन। चंदन की दुकान का काम अब उसे काटने को दौड़ता था। वह रोज़ शाम को सपना के घर से बाहर आता, शर्मा जी के चेहरे की सिकन देखता और चुपचाप चला जाता। चंदन का दिल सपना की इस हालत पर बुरी तरह तड़प रहा था। जिस लड़की के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान लाने के लिए चंदन कुछ भी करने को तैयार रहता था, आज वो लड़की जिंदा लाश बनकर कमरे में कैद थी। एक शाम चंदन से और रहा नहीं गया। वो सीधे शर्मा जी के घर के अंदर घुस गया। आंटी जी, सपना कहाँ है? चंदन की आवाज़ में एक अजीब सी तड़प और कड़ापन था। सुमित्रा जी ने आंसू पोंछते हुए सपना के बंद कमरे के दरवाजे की तरफ इशारा कर दिया। 2 दिन से दरवाज़ा नहीं खोला चंदन, ना कुछ खा पी रही है। चंदन बिना झिझके सपना के कमरे के दरवाजे के पास गया और उसने जोर जोर से किवाड़ खटखटाना शुरू कर दिया। सपना, दरवाज़ा खोल। ओ सपना, सुन रही है तू? चंदन चिल्लाया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। सपना, अगर तूने 2 मिनट में दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं ये दरवाज़ा तोड़ दूंगा, चंदन ने कड़क आवाज़ में कहा।
कमरे के अंदर सन्नाटा छाया रहा, लेकिन चंदन के बार बार दरवाज़ा पीटने पर आखिरकार कुंडी खुलने की आवाज़ आई। दरवाज़ा आधा खुला था। चंदन ने जब सपना को देखा तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। सपना के बाल बिखरे हुए थे, चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी आंखों में जीवन की कोई चमक नहीं बची थी। वो किसी जिंदा साए जैसी लग रही थी। चंदन बिना इजाज़त कमरे के अंदर चला गया। उसने खिड़की के भारी पर्दे एक झटके में खींच दिए। ढलते सूरज की पीली धूप कमरे के अंधेरे को चीरती हुई अंदर आ गई। ये क्या नाटक बना रखा है तूने सपना? चंदन ने गुस्से और भावुकता के मिले जुले स्वर में कहा। एक धोखेबाज बुज़दिल इंसान के लिए तू अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देगी? अपने माँ बाप को देख, वे तेरे चक्कर में रोज़ थोड़ा थोड़ा मर रहे हैं। सपना ने सूखी आंखों से चंदन की तरफ देखा। उसकी आवाज़ बहुत धीमी और कांपती हुई थी। चंदन, मुझे छोड़ दो, मुझे अंधेरे में ही रहने दो। मेरी किस्मत ही खराब है। भगवान ने मेरी तकदीर में खुशियाँ लिखी ही नहीं है। चंदन सपना के पास आया और उसे सपना के दोनों कंधों को पकड़कर जोर से हिलाया। किस्मत खराब नहीं है तेरी, खराब वो इंसान था जिसने तुझे धोखा दिया। तू इतनी कमज़ोर कब से हो गई सपना? तू तो बच्चों को पढ़ाती थी, उन्हें हिम्मत सिखाती थी। आज खुद एक नामर्द के लिए कमरे में घुट रही है। सपना की आंखों में जमा जमघट टूट गया। वो चंदन के सीने से लगकर बिलक बिलक कर रोने लगी। महीनों से जो दर्द उसके सीने में पत्थर बनकर अटका था, वो आंसुओं का सैलाब बनकर बह निकला। चंदन ने सपना के सिर पर हाथ रखा। उसके हाथों में एक सच्चा, निस्वार्थ और अटूट संबल था। रो ले सपना, जितना रोना है रो ले। लेकिन आज के बाद तू इस अंधेरे कमरे में बंद नहीं रहेगी। तेरा ये दोस्त अभी जिंदा है। मैं तुझे फिर से हंसना सिखाऊंगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। चंदन ने भरे गले से कसम खाई। सुमित्रा जी और दिनेश लाल शर्मा दरवाजे पर खड़े होकर ये दृश्य देख रहे थे। उनकी आंखों में उम्मीद की एक छोटी सी किरण जगमगा उठी थी। उन्हें समझ आ रहा था कि उनकी बिखरी हुई बेटी को अगर कोई इस दलदल से बाहर निकाल सकता था तो वो केवल और केवल चंदन था। कमरे के भारी पर्दे हटने के साथ ही केवल सूरज की धूप ही अंदर नहीं आई थी, बल्कि चंदन के बेबाक और सच्चे शब्दों ने सपना के सुप्त पड़े आत्मसम्मान को भी जगा दिया था। वो शाम सपना के जीवन का एक ऐसा मोड़ बन गई जहाँ से उसकी उदासी का तूफान थोड़ा धीमा पड़ने लगा था। सुमित्रा जी और दिनेश लाल जी ने राहत की सांस ली जब अगले दिन सपना ने सुबह उठकर चाय का कप खुद अपने हाथों से उठाया। यदि भी उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी और उसकी आंखें अब किसी अनजाने दर्द की गवाही देती थी, लेकिन उसने खुद को एक कोने में समेटना बंद कर दिया था। अब चंदन का सपना के घर आना जाना और भी बढ़ गया था। चंदन ने जैसे अपनी ज़िंदगी का एक ही मकसद बना लिया था, सपना को उस काले अतीत से बाहर निकाला। हर शाम दुकान बंद करने के बाद चंदन शर्मा जी के घर पहुंच जाता। वो कभी जानबूझकर अपनी बेतुकी और उल्टी सीधी बातें लेकर बैठ जाता, तो कभी अपनी दुकान के ग्राहकों के अतरंगी किस्से सुनाता। सपना तू मान या ना मान, एक शाम चंदन ने बरामदे में बैठकर चाय पीते हुए कहा, आज हमारी दुकान पर जो पंडित जी आए थे ना, वे कह रहे थे कि मेरी राशि में राजयोग है। वे बोले कि मैं एक दिन बहुत बड़ा सेठ बनूंगा। अब तू ही बता, क्या सेठ लोग भी मेरी तरह साइकिल से चलते हैं? सपना जो पास ही बैठी एक पुरानी किताब के पन्ने पलट रही थी। चंदन की बात सुनकर उसके चेहरे पर हल्की सी छलकती मुस्कान आ गई। चंदन, तू कभी सीधे सीधे बात नहीं कर सकते ना? सपना ने धीमी आवाज़ में कहा। सीधी बात में क्या मज़ा है सपना? चंदन ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। सीधी तो ट्रेन की पटरी भी होती है, पर चलती उस पर लोहे की भारी गाड़ी ही है। टेढ़े मेढ़े रास्तों में ही तो असली मज़ा है। चंदन की इस बचकानी बात पर सुमित्रा जी भी हंस पड़ी। सपना ने चंदन की तरफ देखा। चंदन रूप रंग में भले ही कोई राजकुमार नहीं था, उसकी बातें कई बार बेतुकी होती थी, लेकिन उसकी नीयत इतनी साफ थी कि उसके साथ बैठकर इंसान अपने सारे गम भूल जाता था। चंदन रोज़ सपना के लिए कुछ ना कुछ लाता, कभी किसी नुक्कड़ से समोसे, तो कभी सपना के बचपन की पसंदीदा इमली की गोलियां। वो सपना को कभी अकेला और खाली बैठने नहीं देता था। एक दिन जब चंदन आया तो उसने देखा कि सपना अपने पुराने बीएड के नोट्स देख रही थी। क्या सोच रही है सपना? चंदन ने पूछा। सपना ने एक गहरी सांस ली। चंदन, नौकरी छोड़े मुझे 3 महीने हो गए हैं। पिताजी की पेंशन से घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चल रहा है। मैं इस तरह घर पर बैठकर अपने परिवार पर बोझ नहीं बनना चाहती। मुझे लगता है मुझे फिर से किसी स्कूल में नौकरी ढूंढनी चाहिए। चंदन की आंखों में खुशी की चमक आ गई। ये हुई ना बात, बोझ? तू अपनी माँ बाप के लिए कभी बोझ हो सकती है भला? लेकिन अगर तू काम करना चाहती है तो ये बहुत अच्छी बात है।
कल से ही मैं तुझे शहर के दूसरे स्कूल में लेकर चलूँगा। मेरी साइकिल तैयार है। अगले ही दिन से चंदन सपना को अपनी साइकिल पर बिठाकर शहर के अलग अलग प्राइवेट स्कूल में इंटरव्यू के लिए ले जाने लगा। कड़ी धूप हो या धूल भरी हवाएं, चंदन बिना थके, बिना किसी शिकायत के सपना के साथ खड़ा रहता। जब किसी स्कूल से सपना को निराशा हाथ लगती तो चंदन तुरंत कहता, अरे छोड़ सपना, ये स्कूल तो बहुत छोटा था। तेरी काबिलियत के हिसाब से कोई बड़ा स्कूल ही ठीक रहेगा। चल सामने चाट वाले के पास चलते हैं, टिकिया खाते हैं। चंदन का ये बेफिक्र और सहारा देने वाला रवैया सपना के दिल पर लगी चोट पर मरहम की तरह काम कर रहा था। सपना को एहसास होने लगा था कि सुंदरता और मीठी बातें ही सब कुछ नहीं होती। अभिनव के पास सुंदरता थी, शिक्षा थी, नफासत थी, लेकिन जब संकट आया तो वो कायर निकला। दूसरी ओर चंदन था, जो साधारण होकर भी चट्टान की तरह उसके साथ खड़ा था। धीरे धीरे सपना का झुकाव चंदन की तरफ बढ़ने लगा। अब उसे शाम को चंदन का इंतजार रहता था। जब चंदन आने में 5 मिनट भी देर कर देता तो सपना बार बार दरवाजे की तरफ देखती। एक शाम जब वे दोनों एक नए स्कूल से इंटरव्यू देकर लौट रहे थे तो अचानक तेज बारिश होने लगी। दोनों एक पुराने मंदिर के टीन के शेड के नीचे रुक गए। ठंडी हवा चल रही थी और सपना ठंड से थोड़ा कांप रही थी। चंदन ने ये देखा तो उसने बिना कुछ सोचे अपनी सूती कमीज के ऊपर पहनी हुई जैकेट उतारी और सपना के कंधों पर डाल दी। चंदन, ये क्या कर रहे हो? तुम भी तो भीग जाओगे। सपना ने झिझकते हुए कहा। मुझे कुछ नहीं होता सपना, मैं तो लोहे का बना हूँ, चंदन ने मुस्कुराते हुए कहा। सपना ने चंदन की आंखों में देखा। उन आंखों में कोई छल नहीं था, कोई वासना नहीं थी, केवल और केवल एक सच्चा और निष्कलंक समर्पण था। सपना के मन में चंदन के प्रति जो दोस्ती का भाव था वो अब एक गहरे सम्मान और आत्मीयता में बदलने लगा था। सपना ने धीरे से चंदन का हाथ थाम लिया। चंदन एक पल के लिए चौंक गया। उसने सपना की ओर देखा। चंदन, सपना की आवाज़ भारी हो गई। तुम मेरे लिए इतना सब क्यों करते हो? मैं तो एक टूटी हुई लड़की हूँ, मेरी किस्मत में तो सिर्फ दुख ही लिखा था। चंदन ने सपना के हाथ को थोड़ा और कसकर पकड़ लिया। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा स्थायित्व था। सपना, तू टूटी नहीं है, तू बस थोड़ी थक गई थी। और रही बात मेरी, तो मैं बचपन से सिर्फ एक ही बात जानता हूँ, तेरी खुशी ही मेरी खुशी है। तू जैसी भी है मेरी सपना है। उस बारिश की शाम टीन की छत पर गिरती बूंदों के बीच सपना और चंदन के दिलों के बीच का फासला मिट गया। सपना को समझ आ गया था कि जीवन का सच्चा साथी वो नहीं होता जो आपके साथ सपनों के महल बनाए, बल्कि वो होता है जो आपके टूटे हुए सपनों के मलबे पर खड़े होकर आपको संभाले। दोनों के बीच की नज़दीकियाँ प्रेम के नए नए परिपक्व रूप में बदल रही थी। मंदिर के उस छोटे से शेड के नीचे से लौटते हुए सपना के दिल का बोझ काफ़ी हल्का हो चुका था। बीते दुखों के साए अब पूरी तरह ढले तो नहीं थे, लेकिन अब उसके पास उन साए से लड़ने के लिए चंदन का विश्वास और साथ था। अगले कुछ दिनों में सपना और चंदन का रिश्ता एक नए मोड़ पर पहुंच गया। दोनों ने तय किया कि वे समाज की पुरानी बंदिशों और अतीत की कड़वाहट को पीछे छोड़कर एक दूसरे के साथ विवाह के बंधन में बंध जाएंगे। एक शाम सपना ने हिम्मत जुटाकर अपने माता पिता के सामने चंदन के साथ शादी करने की इच्छा रखी। कमरे में कुछ क्षणों के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। दिनेश लाल जी अपने हाथ में पकड़ी हुई चाय की प्याली मेज पर रखी और सपना की ओर देखा। उनके चेहरे पर गहरी चिंता और झिझक के भाव साफ दिख रहे थे। सपना बेटी, दिनेश लाल जी ने भारी आवाज़ में कहा, चंदन बहुत अच्छा लड़का है, इसमें कोई शक नहीं है। उसने मुश्किल वक्त में हमारा और तुम्हारा साथ दिया है, लेकिन शादी केवल भावनाओं से नहीं चलती। चंदन पढ़ाई लिखाई में बहुत पीछे है, उसका कोई पक्का काम धंधा भी नहीं है। तू पढ़ी लिखी है, एमए बीएड है, एक अध्यापिका है, क्या तू उसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिता पाएगी? सुमित्रा जी ने भी सपना का हाथ थामते हुए समझाया, बेटी तेरे पिताजी सही कह रहे हैं। समाज क्या कहेगा? लोग कहेंगे कि शर्मा जी की इतनी सुंदर और पढ़ी लिखी बेटी ने एक साधारण और कम पढ़े लिखे लड़के से शादी कर ली। हम तेरे भले की ही बात कर रहे हैं। सपना की आंखों में एक अजीब सा ठहराव था। उसने अपने पिता के झुर्रीदार हाथों को अपने हाथों में लिया और कहा, पिताजी मैंने ऊंचे कुल, सुंदरता और पढ़ाई लिखाई का नतीजा देख लिया है। अभिनव जी सब कुछ थे, सुंदर, पढ़े लिखे और अमीन, लेकिन वक्त आने पर वे कायर साबित हुए। चंदन भले ही रूप रंग और पढ़ाई में साधारण हो, लेकिन उसका दिल और नीयत साफ है। उसने मुझे तब संभाला जब मैं टूटकर बिखर चुकी थी। तभी दरवाजे से चंदन ने कदम अंदर रखा। उसने शर्मा जी और सुमित्रा जी के चेहरे पर पसरी चिंता देख ली थी। चंदन ने आगे बढ़कर शर्मा जी के पैर छुए और बहुत ही अदब के साथ खड़ा हो गया।
अंकल जी, आंटी जी, मैं जानता हूँ कि आप लोग क्या सोच रहे हैं। मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं रहा और ना ही मैं देखने में किसी राजकुमार जैसा हूँ, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं सपना को कभी उदास नहीं होने दूंगा। चंदन की आवाज़ में एक अलग ही आत्मविश्वास था। उसने आगे कहा, मैं अपनी दुकान के भरोसे नहीं रहूँगा। मैंने फैसला किया है कि मैं अपना एक नया बिजनेस शुरू करूँगा, अनाज और किराने का थोक व्यापार। मैं दिन रात मेहनत करूँगा और सपना को वो हर खुशी दूंगा जिसकी वो हकदार है। दिनेश लाल जी ने चंदन की आंखों में बहती सच्चाई और लगन को देखा। उनका दिल पसीज गया। वे जानते थे कि चंदन भले ही पढ़ा लिखा कम हो, लेकिन धोखा कभी नहीं देगा। ठीक है चंदन, दिनेश लाल जी ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, अगर सपना इसमें खुश है तो हमें भी ये रिश्ता मंजूर है। लेकिन असली मुसीबत अभी बाकी थी। सड़क के उस पार चंदन का अपना घर। जब चंदन ने अपने माता पिता के सामने सपना से शादी करने का प्रस्ताव रखा तो उसके घर में मानो भूचाल आ गया। चंदन के पिता वर्मा जी ने गुस्से में मेज पर हाथ दे मारा। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या चंदन? तू उस शर्मा जी की बेटी से शादी करेगा? जो लड़की महीने भर से डिप्रेशन में अपने कमरे में बंद थी, जिसका किसी मास्टर के साथ चक्कर चल रहा था, उस लड़की को तो तू अपने घर की बहू बनाएगा? चंदन की माँ भी चिल्ला उठी। और सबसे बड़ी बात, वे हमारे पड़ोस में रहते हैं। आस पड़ोस में शादी करना हमारी बिरादरी में क्या शोभा देता है? लोग बातें बनाएंगे कि वर्मा जी का लड़का पड़ोसी की लड़की को भगा लाया था या उसके मोहबाश में फंस गया। मैं उस लड़की को कभी इस घर की बहू स्वीकार नहीं करूँगी। चंदन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। माता जी, आप सपना के बारे में एक शब्द भी गलत मत कहिए। उसने क्या बिगाड़ा है आपका? और रही बात पड़ोस की, तो क्या पड़ोसी इंसान नहीं होते? सपना से ज़्यादा संस्कारी और सीधी लड़की पूरे शहर में नहीं मिलेगी। हमारा फैसला आखिरी है चंदन, वर्मा जी ने कड़े शब्दों में कहा। अगर तूने उस लड़की से शादी की तो इस घर का दरवाज़ा तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। चंदन ने अपने पिता की आंखों में देखा। अगर आपको मेरी खुशी से ज़्यादा समाज की परवाह है तो ठीक है पिताजी, मैं अपने बलबूते पर शादी करूँगा और अपना अलग घर बसाऊँगा, लेकिन शादी तो मैं सपना से ही करूँगा। चंदन बिना पीछे मुड़े घर से बाहर निकल आया। उसने ठान लिया था कि वो किसी भी कीमत पर सपना का हाथ नहीं छोड़ेगा। अगले कुछ हफ्तों में चंदन ने अपने कुछ दोस्तों की मदद से एक छोटा सा किराए का मकान लिया। उसने अपनी जमा पूंजी और कुछ दोस्तों से उधार लेकर अपने नए अनाज के व्यापार की नींव रखनी शुरू कर दी। दोनों तरफ के पारिवारिक तनाव और सामाजिक ताने बाना झेलने के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया। एक साधारण से मंदिर में, जहाँ कोई बड़ा ढोल नगाड़ा नहीं था और ना ही कोई झूठी शान शौकत थी, सपना और चंदन का विवाह संपन्न हुआ। दिनेश लाल जी और सुमित्रा जी ने नम आंखों से अपनी बेटी को आशीर्वाद दिया। चंदन के परिवार से कोई नहीं आया, लेकिन चंदन के चेहरे पर सपना को अपना बनाने की अलौकिक खुशी थी। अग्नि के साथ फेरे लेते हुए सपना ने चंदन की तरफ देखा। चंदन ने उसके माथे पर सिंदूर भरा और गले में मंगलसूत्र पहनाया। शादी के बाद सपना जब चंदन के साथ उस छोटे से किराए के मकान में पहुंची तो उसे लगा जैसे आखिरकार उसकी भटकती हुई ज़िंदगी को एक सुरक्षित किनारा मिल गया है। विवाह के बाद के शुरुआती दिन सपना की ज़िंदगी में एक नई सुबह की तरह आए। वो छोटा सा किराए का मकान जिसे सपना ने अपने प्रेम और सलीके से सजाया था, प्रेम और शांति की महक से गूंज उठा था। चंदन ने अपने वादे के मुताबिक दिन रात एक कर दिए थे। वो भोर होते ही अपनी नई अनाज की मंडी पहुंच जाता और देर रात तक थोक व्यापार का काम संभालता। उसकी मेहनत रंग लाने लगी थी। चंदन भले ही किताबों में पिछड़ा रहा हो, लेकिन व्यावहारिक समझ और व्यापारिक सूझबूझ में उसकी पकड़ गजब की थी। कुछ ही महीनों के भीतर चंदन ने अनाज के थोक व्यापार में अपनी एक अच्छी साख बना ली। छोटे से किराए के मकान से निकलकर उसने मंडी के पास एक नया और बड़ा घर किराए पर ले लिया। अब घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। सपना का ख्याल रखने के लिए चंदन कोई कसर नहीं छोड़ता था। वो रोज़ शाम को लौटते समय सपना के लिए कोई ना कोई छोटी मोटी सौगात जरूर लाता। सपना, देख आज मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। चंदन ने अपने थैले से सूती कपड़ों की एक सुंदर साड़ी निकालकर सपना की ओर बढ़ा दी। सपना ने साड़ी को हाथ में लिया और मुस्कुरा दी। चंदन, अभी पिछले हफ्ते ही तुम एक साड़ी लाए थे, इतनी फिजूल खर्ची क्यों करते हो? अब हमें आगे के लिए पैसे जोड़ने चाहिए। चंदन ने हंसते हुए सपना के कंधे पर हाथ रखा। फिजूल खर्ची? सपना, मैंने ये सारा व्यापार, ये मेहनत सिर्फ तेरे चेहरे पर ये मुस्कान देखने के लिए ही की है। जब तू खुश होती है ना तो लगता है कि मेरी पूरी दिन भर की थकान मिट गई। सपना चंदन की ओर देखती और उसका मन एक अजीब से संतोष से भर जाता। उसे लगता कि उसने चंदन से शादी करने का फैसला लेकर बिल्कुल सही किया था। चंदन रूप रंग में भले साधारण था, लेकिन उसका दिल सोने जैसा था।
विवाह का पहला साल बहुत ही मधुर और शांतिपूर्ण बीता। चंदन का व्यापार अब तेजी से पैर पसार रहा था, लेकिन जैसे जैसे चंदन का नाम और पैसा बढ़ा, वैसे वैसे उसके आसपास की दुनिया भी बदलने लगी। व्यापार के सिलसिले में चंदन का उठना बैठना मंडी के कुछ बड़े और अय्याश व्यापारियों के साथ होने लगा। उनमें से प्रमुख थे राकेश और विनोद। ये दोनों ऐसे लोग थे जो दिन में व्यापार करते और शाम ढलते ही शराब और जुए के अड्डों पर अपनी रात गुजारते थे। शुरुआत में चंदन उनके तौर तरीकों से दूर ही रहता था। वो अक्सर काम खत्म होते ही सीधे घर लौटने की जल्दी में रहता, लेकिन राकेश और विनोद ने चंदन को अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया। अरे चंदन भाई, एक शाम मंडी की दुकान बंद करते वक्त राकेश ने चंदन के कंधे पर हाथ धरते हुए कहा, तुम भी क्या मर्द हो यार, दिन भर कोल्हू के बैल की तरह पसीना बहाते हो और शाम होते ही भीगी बिल्ली की तरह सीधे घर भाग जाते हो। थोड़ा जिंदगी का मजा भी तो लो। चंदन ने झिझकते हुए कहा, नहीं भाई, सपना घर पर इंतज़ार कर रही होगी, मुझे देर से जाना पसंद नहीं। विनोद हंस पड़ा, अरे भाभी जी कहीं भागी थोड़ी जा रही हैं। अरे कभी कभी दोस्तों के साथ दो घुट मार लेने से कोई छोटा नहीं हो जाता। बड़े व्यापारी बनना है तो बड़े लोगों की तरह उठना बैठना सीखो चंदन। बड़ा व्यापारी बनने और मर्दानगी के इस झूठे एहसास ने चंदन के मन में एक नया दम भरना शुरू कर दिया। वो अपने दोस्तों के बहकावे में आ गया। पहली बार उसने उन दोस्तों के साथ एक अहाते में बैठकर शराब का एक गिलास पिया। कड़वे घूंट गले से उतरते ही चंदन को एक अजीब सी बेफिक्री का एहसास हुआ, जिसने उसकी मेहनत और सादगी के संस्कारों पर पहली चोट की। उस रात चंदन जब घर पहुंचा तो रात के 11 बज चुके थे। उसके चलने में थोड़ी लड़खड़ाहट थी और मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। सपना, जो 2 घंटे से खाने की मेज पर चंदन का इंतजार कर रही थी, दरवाज़ा खोलते ही ठिठक गई। चंदन, ये क्या है? तुमने तुमने शराब पी है? सपना ने अविश्वास से पूछा। चंदन ने बात को टालने की कोशिश करते हुए अपनी बंडी उतारी और बिस्तर पर गिर पड़ा। अरे कुछ नहीं सपना, वो मंडी के कुछ बड़े व्यापारी थे, थोड़ा सा आदर सत्कार में पीना पड़ा। व्यापार में ये सब चलता है, तू चिंता मत कर। सपना ने भारी मन से चंदन के जूते उतारे। उस रात सपना को पूरी रात नींद नहीं आई। उसके दिल के किसी कोने में एक अनजाना डर फिर से रेंगने लगा था। ये केवल एक शुरुआत थी। धीरे धीरे कभी कभी की ये आदत रोज का नियम बनने लगी। राकेश और विनोद की संगति ने चंदन को पूरी तरह अपनी जकड़ में ले लिया था। अब चंदन काम धंधे पर कम और दोस्तों के साथ महफिलों में ज़्यादा समय बिताने लगा। वो शराब की लत में डूबने लगा। चंदन का जो व्यापार दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहा था, वो ध्यान न देने के कारण नीचे गिरने लगा। मंडी के पुराने और ईमानदार ग्राहकों ने चंदन से किनारा कर लिया, क्योंकि चंदन अब अक्सर शराब के नशे में अपनी ही दुकान पर देर से पहुंचता या ग्राहकों से गाली गलौज कर बैठता। 1 साल के भीतर ही जो व्यापार चंदन ने अपनी मेहनत से खड़ा कर दिया था, वह बड़े घाटे में डूब गया। कर्जदारों ने फ़ोन और तकाजे आने शुरू हो गए, लेकिन चंदन ने अपनी गलती मानने के बजाय खुद को पूरी तरह शराब के हवाले कर दिया। जब भी कोई कर्जदार दुकान पर आता, चंदन वहाँ से भागकर किसी ठेके पर जाकर बैठ जाता और अपनी नाकामी का गुमराह शराब में डुबेने की कोशिश करता। एक शाम चंदन जब घर लौटा तो वो पूरी तरह धुत था। उसके कपड़े गंदे थे और आंखों में वो मासूमियत नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी वहशियत थी। सपना ने हिम्मत करके चंदन का हाथ पकड़ा। चंदन, ये तुम अपने साथ और हमारे साथ क्या कर रहे हो? व्यापारी घाटे में चला गया है, लोग घर पर आकर तकाजा कर रहे हैं और तुम रोज़ शराब पीकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। चंदन ने एक झटके में सपना का हाथ झटक दिया। शराब के नशे में चंदन की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई। तू मुझे सिखाएगी? चंदन चिल्लाया। उसकी आवाज़ में वो चंदन कहीं गायब था जो कभी सपना के आंसुओं पर तड़प उठता था। तू क्या समझती है अपने आप को महारानी? तेरे लिए ही तो सब कर रहा था और तू मुझे ही भाषण दे रही है। चंदन, होश में आओ, सपना ने रोते हुए कहा। चंदन का हाथ हवा में उठा और एक ज़ोरदार तमाचा सपना के गाल पर पड़ा। सन्नाटा छा गया। सपना ज़मीन पर गिर पड़ी। उसके गाल पर उंगलियों के लाल निशान उभर आए थे। सपना ने अपनी आंखों में उठते अविश्वास को देखा। ये वही चंदन था जिसने कभी उसे वादा किया था कि वो उसे कभी रोने नहीं देगा। चंदन शराब के नशे में बिना कुछ कहे बिस्तर पर पड़ा पड़ा सो गया और सपना फर्श पर बैठी बैठी पूरी रात अपनी बदकिस्मती पर आंसू बहाती रही। सपना का जीवन एक बार फिर से एक ऐसे अंधेरे मोड़ पर आ पहुंचा था जहां राह दिखाने वाला ही उसका सबसे बड़ा दर्द बन चुका था। मारपीट और कड़वाहट का वो दौर सपना के जीवन को पूरी तरह तोड़ चुका था, लेकिन सपना ने अपनी सहन शक्ति और समझदारी का परिचय देते हुए एक नए प्राइवेट स्कूल में अध्यापिका की नौकरी ज्वाइन कर ली। वो दिन भर स्कूल में बच्चों को पढ़ाती और घर आकर शांत मन से घर की जिम्मेदारियां संभालती। चंदन का व्यापार घाटे की वजह से पूरी तरह ठप हो चुका था।
उसके तथाकथित दोस्त अब उसका फ़ोन तक नहीं उठाते थे। शराब के नशे में डूबे चंदन को धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। जब वो रात को नशे से उतर कर देखता कि सपना बिना कोई शिकायत किए दिन रात मेहनत करके घर चला रही है और कर्जदारों का सामना कर रही है, तो उसका ज़मीर उसे कचोटने लगता। सपना चंदन की इस मानसिक स्थिति और भटकाव को बहुत गहराई से समझती थी। वो जानती थी कि गुस्सा करने या रोज़ रोज़ झगड़ने से चंदन और ज़्यादा गर्त में गिर जाएगा। उसे चंदन को ताने देने के बजाय सही राह पर लाने के लिए धैर्य और प्यार से समझाने की ज़रूरत थी। एक शाम जब चंदन शराब पिए बिना ही घर के कोने में सिर झुकाए बैठा था, सपना रसोई से एक कप गर्म चाय लेकर उसके पास आई। उसने बड़े प्यार से चाय का कप चंदन की तरफ बढ़ाया और खुद उसके बगल में बैठ गई। सपना ने बेहद कोमलता से चंदन के उदास चेहरे को देखा और उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। चंदन, सपना ने शांत और गंभीर आवाज़ में कहा, तुम किस बात का बदला खुद से और मुझसे ले रहे हो? व्यापार में घाटा होना जीवन का अंत नहीं होता। गलतियां किससे नहीं होती, लेकिन उन गलतियों को ढाल बनाकर रोज़ थोड़ा थोड़ा मरना कहाँ की समझदारी है। चंदन ने अपनी आंखें उठाई। सपना की आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि केवल चिंता, अपनापन और एक अटूट विश्वास था। सपना ने चंदन को समझाते हुए आगे कहा, जब पूरी दुनिया मेरे खिलाफ थी तब तुमने मेरा हाथ थामा था। तुमने मुझे एक नए जीवन की उम्मीद दी थी। आज अगर तुम मुश्किल में हो तो मैं तुम्हारा साथ कैसे छोड़ सकती हूँ चंदन। तुम्हारे अंदर की सादगी और मेहनत करने की क्षमता ख़त्म नहीं हुई है, बस तुमने गलत लोगों की संगति में आकर खुद पर भरोसा खो दिया है। क्या हम फिर से एक नई शुरुआत नहीं कर सकते? सपना की इन बातों ने चंदन के दिल में सोए हुए ज़मीर को पूरी तरह झकझोर दिया। जिस सपना को उसने इतना दर्द दिया, इतना मारा पीटा, वो आज भी उसे संभालने और सही राह दिखाने के लिए खड़ी थी। चंदन का अहंकार और हीन भावना सपना की इस समझदारी के आगे पूरी तरह पिघल गए। चंदन की आंखों से पछतावे के आंसू बह निकले। वो सपना के सामने घुटनों के बल बैठ गया और उसके हाथ थाम कर रो पड़ा। सपना, मुझे माफ़ कर दो। चंदन की आवाज़ भावुकता से काँप रही थी। मैं हैवान बन गया था। मैंने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा, तुम्हें इतना दर्द दिया, लेकिन तुमने फिर भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। मैं तुम्हें कसम देता हूँ सपना, आज के बाद मैं कभी शराब की एक बूंद को भी हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं सुधरूंगा सपना, तुम्हारे और अपने आने वाले कल के लिए। सपना ने मुस्कुराकर चंदन के आंसू पोंछे और उसे उठाकर गले से लगा लिया। उस दिन के बाद चंदन पूरी तरह बदल गया। उसने अपने बुरे दोस्तों से हमेशा के लिए नाता तोड़ लिया और शराब की लत को अलविदा कह दिया। सपना के संबल और सही मार्गदर्शन से चंदन ने मंडी में फिर से छोटे स्तर पर अनाज का काम शुरू किया। इस बार उसने ईमानदारी और लगन से दिन रात एक कर दिया। धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से पटरी पर आने लगा और उसने सारे पुराने कर्ज चुका दिए। उसी दौरान सपना के माँ बनने की खुशखबरी ने उनके जीवन में खुशियों का रंग और गहरा कर दिया। चंदन ने एक जिम्मेदार पति की तरह सपना की हर ज़रूरत का ख्याल रखा। समय बीता और सपना ने एक बेहद सुंदर नन्ही बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने रिया रखा। बेटी के आगमन ने दोनों के जीवन को पूर्णता प्रदान की। चंदन अपनी बेटी को गोद में लेकर खुशी के आंसुओं से भर गया। सामाजिक तलखियाँ और पुरानी रंजिशें मिट गई और दोनों के माता पिता ने भी इस सुखी परिवार को अपना पूरा आशीर्वाद दिया। सपना के धैर्य, समझदारी और चंदन के सच्चे सुधार ने उनकी बिखरी हुई दुनिया को पूरी फिर से एक सुंदर, समृद्ध और खुशहाल परिवार में बदल दिया। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।